नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्राइमरी परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपके लिए बेस्ट ऑफ 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारी हिस्ट्री से संबंधित हैं। किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, संपूर्ण स्ट्रेटजी आपको आज की हमारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। सर्वप्रथम जब हम 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे, यमुनाचार्य दक्षिण भारत में विशिष्टाद्वैत वेदांत दार्शनिक थे। यमुनाचार्य रामानुजनाचार्य के गुरु माने जाते हैं। अन्य नाम इनका भी थे और प्रमुख कृतियां हैं इनकी गीतार्थ संग्रह, प्रामाण्य, स्तोत्र रत्न इनकी प्रमुख कृतियां हैं यमुनाचार्य जी की। इस प्रकार से आप 3 लाइन में 3 इसके उत्तर लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत में विशिष्ट वेदांत दार्शनिक थे। क्योंकि आपको जब 10 शब्दों में ऐसे एक्यूरेट जानकारी में लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकती हैं। और रामानुजाचार्य की गुरु माने जाते हैं यमुनाचार्य जी। और प्रमुख जो कृतियां हैं इनकी गीतार्थ संग्रह, प्रामाण्य और स्तोत्र इनकी प्रमुख कृतियों के अंतर्गत आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिपिटक क्या है, तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों, विनय पिटक जिसमें नियम दिए रहते हैं, सुंत पिटक जिसमें उपदेश दिए रहते हैं, और अभिधम्म पिटक जिसमें दर्शन दिया रहता है, को त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों, विनय पिटक, सुंत पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक में आपको नियम, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम मिलेंगे, और सुंत पिटक में आपको उपदेश आदि मिलेंगे, और अभिधम्म पिटक में दर्शन का ज्ञान आपको दिया जाएगा। रोपण के बारे में आपने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में इस रोपण को खोजा गया था। प्राप्ति कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला। तांबे की कुल्हाड़ी आदि इसके प्रमुख रूप से साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पंजाब में सतलज नदी के तट पर रोपण नामक स्थान स्थित है, और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में से खोजा गया था। प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न भी है। और प्राप्ति जो है कुत्ते के मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी आदि प्रमुख रूप से मिले हैं। अब हम बात करते हैं देवगिरी की। यादव वंश की भिल्लम द्वारा स्थापना की गई थी। देवगिरी की मोहम्मद बिन तुगलक ने जीतकर नाम इसका दौलताबाद कर अपनी राजधानी बनाया था देवगिरी को। वर्तमान नाम इसका दौलताबाद है, औरंगाबाद महाराष्ट्र है। देवगिरी का वर्तमान नाम यदि देखा जाए तो औरंगाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यादव वंश की भिल्लम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी देवगिरी की। मोहम्मद बिन तुगलक ने जीतकर नाम इसका दौलताबाद कर अपनी राजधानी बनाया, और वर्तमान नाम दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र है। अष्टदिग्गज क्या है? कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि। तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है अष्टदिग्गज को। प्रमुख थे तेलानी रामकृष्ण, अलसानी वेदन और नदी तिम्मन। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है इस युग को। इसके बाद हम आपको बताते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध घटना जो है 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमू और मुगल सेना बैरम खां अकबर के मध्य लड़ा गया था। परिणाम मुगल सेना विजयी हुई। आप कितने कम शब्दों में इसका व्यवस्थित आंसर लिख सकते हैं, वह आपको देखने में आएगा कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है घटना, यह कब की है? 5 नवंबर 1556 की है। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमू और मुगल सेना बैरम खां अकबर के मध्य लड़ा गया। परिणाम में मुगल सेना इसमें विजयी हुई थी पानीपत की द्वितीय युद्ध में। कुल विद्रोह समय इसका 1831 से 32 है। नेतृत्वकर्ता जो कुल विद्रोह के हैं वह बुद्धू भगत, जाओ भगत, गंगा नारायण थे। स्थान जो था कुल विद्रोह का वह छोटा नागपुर का पठार था। झारखंड जनजाति विद्रोह भी से कहा जाता है। कारण इसका जमीनों पर कब्जा, आदिवासियों का शारीरिक एवं आर्थिक शोषण के आधार पर कोल विद्रोह को अंजाम दिया गया था 1831 से 32 के मध्य। इसके जो नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत, जाओ भगत तो गंगा नारायण आदि थे। छोटा नागपुर का पठार झारखंड प्रमुख रूप से जनजाति विद्रोह, कोल विद्रोह का क्षेत्र स्थल रहा है। थियोसॉफिकल क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो न्यूयॉर्क में। 1882 में इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। संस्थापक इसके मैडम HB
बिलावस्की एवं कर्नल आलकाट हैं। उद्देश्य प्राचीन धर्म एवं दर्शन का प्रचार तथा विश्व बंधुत्व की भावना से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं लाल बाल पाल। यह बेसिक प्रश्न है, पूछे जाने की 60% संभावना है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक मराठा, जिन्हें बाल और पाल से बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल के नेता के नाम से इन तीनों का प्रसिद्ध माना जाता है। और लाल बाल पाल के नाम से, लाल से लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के हैं, बाल से बाल गंगाधर तिलक जो कि मराठा के हैं, और पाल से बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल के हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल के नेता है। बंग भंग विरोधी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल जी। नचना कोठार का मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित गुप्तकालीन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। नचना कोठार का मंदिर, यहाँ पर एक लाइन में सब कुछ बता दिया कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है नचना कोठार का मंदिर। गुप्तकालीन वास्तुकला जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है नचना कोठार का मंदिर। पार्वती देवी का मंदिर जनरल कनिंघम ने खोजा था। इसको भी जो जनरल कनिंघम थे उनके द्वारा खोजा गया था। अब बात करते हैं ढिल्लन शाह कौन थे। तो नरसिंहपुर के मदनपुर के गोंड प्रमुख थे ढिल्लन शाह। 1842 में बुंदेला विद्रोह एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था ढिल्लन शाह ने। 16 मई 1858 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। ढिल्लन शाह के बारे में सर्वप्रथम तो नरसिंहपुर के मदनपुर के गोंड प्रमुख थे। 1842 में बुंदेला विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। 16 मई 1858 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब बात हम करते हैं मित्रों सांची। सांची आप मध्य प्रदेश के हैं तो सांची का ऐसा नाम नहीं हो सकता कि आपने ना सुना हो। हमारे जो रायसेन जिले में स्थित है और विदिशा से 5 किलोमीटर की दूरी पर सांची स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित है। पुराना नाम इसका काकड़ांव, बोटाश्री पर्वत, नीचगिरी मेघदूतम था। प्रसिद्ध स्थल सांची के स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है। निश्चित रूप से आप कभी न कभी सांची गए होंगे। और सांची के जो स्तूप हैं वह हमारे मध्य प्रदेश की गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया है। साथ ही साथ खजुराहो के जो मंदिर हैं जो कि स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं, उनके द्वारा ही हमारे मध्य प्रदेश की कीर्ति बढ़ी है। छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड की रियासत के राजा, बुंदेलखंड की शिवाजी की उपमा दी गई है छत्रसाल बुंदेला को। औरंगजेब के विद्रोह किया, पुनः राज्य प्राप्त कर पन्ना को राजधानी बनाई। इनकी छत्री जो है दुबेला में स्थित है। बुंदेलखंड की रियासत के राजा, बुंदेलखंड की शिवाजी की उपमा जिन्हें दी गई है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, पुनः राज्य प्राप्त कर पन्ना को राजधानी बनाया। इनकी जो छत्री है वह धुबेरा में स्थित है। रानी कमलापति से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी करंट में इसका जो नाम परिवर्तित किया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, उसी के आधार पर रानी कमलापति से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। गिन्नौरगढ़ के गौड़ राजा निजाम शाह की पत्नी थी रानी कमलापति। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पर किया गया है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की नींव इनके समय में ही रखी थी। रानी कमलापति जो हैं गिन्नौरगढ़ के गौड़ राजा निजाम शाह की पत्नी थी और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की नींव इनके समय पर ही रखी थी। अब हम बात करते हैं राणोजी सिंधिया वंश के संस्थापक हैं। 1731 में इन्होंने मतलब जो है राणोजी सिंधिया हैं, सिंधिया वंश की स्थापना की थी। सर्वप्रथम उज्जैन को इन्होंने राजधानी बनाया था, बाद में उसको ग्वालियर वगैरह स्थानांतरित किया गया, लेकिन सर्वप्रथम जो है उज्जैन को ही राजधानी बनाया गया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार भी राणोजी सिंधिया के समय में ही करवाया गया था। इसके बाद हम एक 5 मार्कर प्रश्न को भी देखते हैं। सिंधु सभ्यता की कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता से निम्न कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मूर्तियाँ, मोहरें, मृतभांड भी हुए हैं मन के, और मूर्तियों पाषाण में हड़प्पा से बलुआ पत्थर की मूर्ति, मोहनजोदाड़ो से पुरुष के धड़ प्राप्त हुए हैं। धातु के क्षेत्र में यदि देखा जाए ऐसे 3 मतलब उसको ताली का रूप में विभाजित कर सकते हैं। मूर्तियों के रूप में देखा पशु, पक्षी, आभूषण, खिलौने, मानव ठोस आदि भी देखने को मिले हैं। धातु के रूप में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा से कांस्य एवं तांबे के सिक्के भी, बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। मोहरें सेलखड़ी, कांचली, मिट्टी आदि से आयताकार, वर्गाकार, गोल। मृतभांड मिट्टी के बर्तन,
आदि भी प्राप्त हुए हैं। मन के में चौहंदुड़ लोथल से प्राप्त सेल खड़ी आदि से बने इसके अतिरिक्त नगरों के निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 3 मार्क प्रश्नों को देखा है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की हस्तलिखित नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।